नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका सिविल्स डेली के इस YouTube क्लासेस से, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम दी हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेट सेक्शन। तो दोस्तों, आज है 21 फरवरी और दिन है सोमवार यानी कि मंडे। और आज एक इम्पॉर्टेंट दिन भी है। आज हम मनाते हैं इंटरनेशनल मदर टंग डे। ठीक है, इंटरनेशनल मदर टंग डे और बांग्लादेश का क्या कनेक्शन है ना। चलते हैं अभी हम अपने एडिटोरियल पे। यहाँ पे मैं आपको ले आना चाहता हूँ। ये हमारा एडिटोरियल है आज का, और आज का काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। टैपिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग। वेंकैया नायडू जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं भारत के, उनका आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। ओके, सो हम ये समझेंगे कि बांग्लादेश और ये मदर टंग से रिलेटेड क्या है मुद्दा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिएगा क्योंकि ये आज का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, उससे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे, जिसकी आप लोगों ने मेंशन किया है और इसका कुछ रिप्लाई किया है। सो ये दो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे। आई थिंक आप लोगों ने इसको कमेंट करके बताया है। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, एमसीक्यूज, और फिर ये हमारे मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम चलते हैं अपने यूट्यूब पे। तो ये है हमारा यूट्यूब दोस्तों, आप देख सकते हो। ये मैंने थर्सडे की रात में एक वीडियो डाला था, अ केस फॉर मोर फेडरल जुडिशरी। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने बहुत ही डिटेल में सबने आंसर दिया है, एंड आई अप्रिशिएट दैट एंड आई रेस्पेक्ट दैट कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, समझा और मुझे करेक्ट भी किया जहां पे लगा कि हाँ मैं जल्दी जल्दी में कुछ गलत बोल दिया, या फिर जहाँ आपकी नेहा ने ऑलरेडी मुझसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इंस्टेड ऑफ 6 to 7 जज बेंचेस इट वुड बी 13। ऑफ कोर्स 13 होना चाहिए यहाँ पे। बेंच कॉन्स्टिट्यूट्स अ लार्जर, बोथ जो पक्ष विपक्ष होते हैं दोनों को मिला के बेंच होती है, और 6 और 7 के मत से केशवानंदा भारती केस में फैसला आया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच नेहा, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। फिर मैंने क्वेश्चन लिखा तो नहीं था, लेकिन एनालिसिस में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा वो कौन सी 5 रिट है जिनके तहत आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो, कोई भी। तो वो ये हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्च्यूरिटी एंड प्रोहिबिशन, को वारंटो, ये ऐसे रिट्स हैं। ठीक है, इनफैक्ट शेख समरीन आपको नहीं पता था, तो ये आप नेहा का आंसर देख सकती हैं, और भी बच्चों ने कॉमेंट किया है वो देख सकती हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू टू इंपॉर्टेंट सेक्शन। एक जो समरीन ने लिखा है ये पूरा मेंस का पर्सपेक्टिव, और दूसरा लिखा है आयुष ने। इनफैक्ट आयुष, कई लोगों ने आपकी तारीफ की है, और आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपकी जो डेडिकेशन है, नॉट ओनली माई सेल्फ, इनफैक्ट योर फ्रेंड्स, जो भी ये आपके दोस्त हैं जो यूट्यूब पे आपके साथ हैं, वो लोग भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड बडी, कनेक्टेड रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और यही एकमात्र जरिया है कि डेली प्रैक्टिस करिए। आप डेली सुधार करेंगे, यू विल इंप्रूव डेली। ठीक है, सो सबसे पहले आई विल रिव्यू समरीन आंसर। समरीन, आपने मेरे ख्याल से दूसरे वाले क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है, और काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है तुमने। ठीक है, स्पेसिफिकली जब आपने अपने इंट्रो में अंबेडकर जी को कोट किया है कि भले ही भारत में डुअल पॉलिटी है लेकिन डुअल जुडिशरी नहीं है। ठीक है, सिंगल जुडिशरी है, फेडरल जुडिशरी है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट एंड एस्पेक्ट ऑफ योर आंसर। हियर इन द इंट्रो पार्ट यू विल गेट 1.5 मार्क्स डेफिनेटली। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है या 15 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे यहाँ पे, बिकॉज दैट एक्चुअली यू आर डिफरेंशिएटिंग एंड डिफाइनिंग द क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आते हैं जो आपने लिखा है कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरलिज्म इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल बॉडी। ठीक, यहां पे आपने बहुत बारीकी से मेंशन किया हुआ है, बट इन योर एंटायर आंसर 80% of your content is absolutely fine and I appreciate the way you have written it. एक चीज मिसिंग है, और मुझे बिल्कुल पता है आपको वो मालूम चल गई है। वो एक चीज क्या मिसिंग है, वो है सब्सटैंशिएट। मतलब कि आप अपने
फिगर्स को, मतलब आप अपनी बातों को, जो आपकी फिलॉसफी है, जो आपका कंटेंट है, उसको कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर रहे हो, मतलब कि उसको आप सब्सटैंशिएट नहीं कर रहे हो, मतलब आप उसको एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, फिगर्स के साथ आप नहीं बता रहे हैं। जैसे कि आपने बी आर अम्बेडकर जी का कोट लिया है, वो एक फैक्चुअल फिगर है जो आपके स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेगा। लेकिन ये जो आपने चीजें लिखी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टॉक अबाउट फेडरेशन, यू हैव टॉक्ड अबाउट यूनियन ऑफ स्टेट्स, यहां पे आपको मेंशन करना चाहिए कि आर्टिकल 1 स्टेट्स दैट यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। जहां आपने लिखा है फेडरलिज्म इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे आपको मेंशन करना चाहिए था केशवानंदन भारती केस, यहां पे गोलकनाथ केस के बारे में भी आपको बता देना चाहिए था कि वहां पे कैसी जजमेंट आई थी, और देन केशवानंद भारती में एक लैंडमार्क जजमेंट बन के सामने आया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप सब्सटैंशिएट करने के लिए मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये इतिहास में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो कि स्टैटिक हैं और इनका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है, तो आप मेंशन करिए, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात जबरदस्त थी, ठीक है। फॉलोइंग दी, ये आपने लिखा हुआ है, फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन इज अ फेडरल इन नेचर बट सोल इज यूनिटरी, राइट। ये कंटेंट्स वगैरह बहुत जबरदस्त है, इसको सेव करके रखना, और ये आपका जो कंटेंट है जो आपने आंसर में लिखा है, ये कई क्वेश्चंस में GS2 के काम आ सकता है। तो आप बच्चे इसको सेव करके रखो, बहुत अच्छा है ये। इनफैक्ट अदर्स कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। और दोनों का आपका सही जवाब है, यानी कि बोथ A एंड B उसका जवाब होगा। अगर हम इस पे क्वेश्चन पे जाएं अपने, तो स्टेटमेंट 1 एंड इसका स्टेटमेंट B इज करेक्ट, ओके। नाउ डियाना कहते हैं कि हाँ, ये सारे 5 रिट्स हैं, वेरी गुड, आपने उसको मेंशन भी किया है, सर्टिफाइड, स्टे ऑर्डर, बाय वारंट एंड यू हैव द बॉडी, ग्रेट। नाउ आयुष, आपने मेरे ख्याल से पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन था हमारा कि सेंटर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स, ओके। द फर्स्ट आर्टिकल इज फाइन, आई मीन द इंट्रो पार्ट इज लिटरली फाइन बिकॉज यू हैव सब्सटैंशिएटेड इट, और बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग सुप्रीम, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बाइकैमरलिज्म, आर्टिकल 1 आपने बताया है, ठीक है। नीचे आपने लिखा है लिस्टेड बिलो आर सम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच रिसेंबल्स सेंटर एज अ पावर, ठीक है। ये सारी डिटेल्स जो आपने 8 पॉइंट्स में मेंशन किए हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है हमारे यहाँ पे, US की तरह हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं है डुअल सिटीजनशिप का, ठीक है। और आपने सुप्रीम कोर्ट इन कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन केस फेडरलिज्म के बारे में बात की है, ठीक है। एक और चीज हमें इतिहास से, हमें हिस्ट्री से ये सीखनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हम जब करें, कि सेंटर स्ट्रॉन्ग का जो मुद्दा था, वो अगर हम जब भी लोकसभा में जब भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट आती है, तो कभी कभी होता है ऐसा कि सेंटर स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। ऑलरेडी उसको इतनी सारी पावर्स मिली हुई हैं, बट वो स्ट्रांग हो जाता। तो आप इंदिरा गांधी के समय में आप मेंशन कर सकते थे, जो आई थिंक 23rd, 25th, 26th, 27th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, जो इंदिरा गांधी ने लेके आए थे, वो आप यहां मेंशन कर सकते हो, क्योंकि सेंटर के पास पावर बहुत ज्यादा थी। इनफैक्ट आप आज के टाइम के लिए भी मेंशन कर सकते हो कि NDA बीजेपी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है सेंटर में, लोकसभा में, इसलिए काफी सारे ऐसे बिल्स हैं जो कि बहुत पास हो रहे हैं। इसी वजह से जो कुछ JNK का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, 370 का डाइल्यूशन हुआ, आप ये सारी चीजें भी मेंशन कर सकते हो, ओके। सो हमें करंट अफेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, करंट अफेयर से हम अपडेटेड इसलिए रहते हैं ताकि हम अपने आंसर्स को कोट कर सकें उसमें, ठीक है। इसलिए नहीं कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में सिर्फ हमें MCQ सॉल्व करना होगा, नहीं, कोट कर सकें हम। अंडरस्टूड? वेल डन एंड मच अप्रिशिएटेड। स्टे ट्यून्ड बडी, बहुत अच्छा लिखा आपने, ठीक है। आपको तारीफ भी लोगों ने दिया है, आविका ने दिया है, शमरीन ने दिया है, और कई सारे लोगों ने। रविंद्र यहाँ पूछ रहे हैं कि सर आप एडिटोरियल पर वीडियो कब अपलोड करते हो? तो रविंद्र, हम मंडे टू फ्राइडे एडिटोरियल वीडियो बनाते हैं। एक आध दिन मिस हो जाता है तो हम कवर कर लेते हैं, लेकिन मंडे टू फ्राइडे हम वीडियो बनाते हैं, और एडिटोरियल एनालिसिस, करंट अफेयर एनालिसिस, ठीक है, लगभग डे टाइम में ही, मतलब मॉर्निंग से लंच वाले टाइम में ही ये सारी वीडियोस रिलीज होती हैं। तो आप अकॉर्डिंगली अपने स्टडीज को वैसे कर सकते हैं। हालांकि आप
प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं यहाँ पे, और आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे वीडियोस को। दोस्तों, पिछले दिनों वीकेंड पे काफ़ी नए नए प्रोग्राम्स हमने पब्लिश किए हैं आपके लिए, प्लीज़ उन्हें जाइए और देखिए। ये समन्वय क्या होता है, जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि फॉर्म फिल करिए, फॉर्म फिल करिए, क्यों करिए। ये वीडियो है यू आस्क्ड एंड वी आंसर्ड, क्या होता है समन्वय, आप इसको ज़रूर देखिए, ठीक है। और IFS, ये एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो था जो आद्या मैम ने रिकॉर्ड किया था, बनाया था आपके लिए, कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें आपको नहीं पता होंगे, प्लीज़ इनको देखिए। ये ऐसी एक सर्विसेज है जिसको लोग नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, मज़ा नहीं है इसमें, बट इट इज़ इक्वली एज इंपॉर्टेंट एज IAS, IPS एंड IFOS। ये मैंने एक बनाया था 8 फूड हैबिट्स विच इज़ नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी सेगमेंट है जहाँ पे आप इग्नोर करते हैं खाने पीने से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, तो इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, ओके। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम का एक एंगल है जहाँ पे हमारे मेंटर्स हैं सिविल्स डेली के, वो ऐसे कुछ शेयर करते हैं टॉपिक्स, ऐसे प्लान स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपने एस्पिरेंट्स के साथ ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, ओके। तो कुछ ही समय बाकी हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज, इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर द प्रोग्राम, आई वुड रिक्वेस्ट कि ये 2 हमारे प्रोग्राम्स है, स्मैश प्रीलिम्स और स्मैश मेंस, जिनको आप आज ही अभी एनरोल कर सकते हैं टू सिक्योर योर सीट फॉर UPSC 2022, ठीक है। चलिए, और हाँ, ये तो मत भूलना, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, एंड इससे रिलेटेड हम कितनी सारी वीडियोस बनाते हैं ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने ओपेड एनालिसिस की तरफ, जहां पे आज चर्चा हो रही थी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का ये आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, और 21 फरवरी को ही क्यों मनाया गया। सबसे पहले हम आते हैं 21 कि 21 फरवरी को ही ये सारी चीजें क्यों मनाई गई थी, ओके। सो एक सेकेंड, सो GS पेपर 2 से रिलेटेड है, GS पेपर 1 से रिलेटेड है। अगर हम बात करें टैपिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, ओके, ये 21 जनवरी, आई थिंक ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इसको देखते हैं। इसको क्लियर करते हैं, ओके, ठीक है। हम अपने आर्टिकल पे आते हैं, न्यूज़ आर्टिकल पे। ये है हमारा न्यूज़ का आर्टिकल, टैपिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, ठीक है। सो दोस्तों, इस पूरे के पूरे आर्टिकल में क्या बात की गई है, मदर टंग, जो हमारी कहते हैं ना कि मातृभाषा है, जो ज़बान है हमारी, जो एक कल्चरल आइडेंटिटी बताती है हमारी, उस पे इस बात को जोर दिया जा रहा है। और जब मैंने आपसे कहा था कि बांग्लादेश से रिलेटेड क्या मुद्दा है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जब पार्टीशन हुआ था, तो एक और पार्टीशन हुआ था। भारत पाकिस्तान के बाद एक और पार्टीशन हुआ था, वो था ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। जो कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कौन था? पाकिस्तान खुद और बांग्लादेश। तो जब पाकिस्तान बना तो 1948 में पाकिस्तान ने अपनी जो नेशनल लैंग्वेज थी उसको उर्दू को अपनी नेशनल लैंग्वेज माना, ठीक है। और उसी के साथ साथ जब बांग्लादेश के कंट्रोल में था, जब 1971 1971 से पहले पाकिस्तान के कंट्रोल में जब बांग्लादेश था, तो मजबूरन जानबूझ के बांग्लादेश को पाकिस्तान फोर्स करता था कि तुम हमारी नेशनल लैंग्वेज ही तुम्हारी उर्दू लैंग्वेज होगी बांग्लादेश की, ठीक है। तो जब बांग्लादेश की उर्दू, और बांग्लादेश किधर है आपको पता है, राइट? हमारे मैप में, इंडिया के मैप में बांग्लादेश इज ऑन एक्सट्रीम दिस साइड, एंड नॉर्थ वेस्ट साइड में हमारा, ईस्ट साइड में पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये मजबूर करना पड़ा, लेकिन बांग्लादेश कहता था कि हमारी लैंग्वेज जो है, नेटिव लैंग्वेज वो है बांग्ला है, क्योंकि हम इस साइड रह रहे हैं और शुरू से सब लोग ये बोलते हुए आ रहे हैं। उर्दू कैसे हो सकती है? महज हम सिर्फ
एक एक पार्टीशन की वजह से क्या हम उर्दू बोलें? ये तो होगा नहीं ना। जो हम मदर टंग है हमारी, जो मदर लैंग्वेज है, वो तो हम बोलेंगे ही। सो दोस्तों, यही हुआ था कुछ 1948 में, जहां पे 1952 में यानी 1952 में एक प्रोटेस्ट चला, जहां पे कुछ बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया कि भाई बांग्ला लैंग्वेज होनी चाहिए, हमारी मातृभाषा बांग्ला है, उर्दू नहीं है। आप उर्दू अपने पास रखिए, आपकी टेरिटरी अलग है, आपकी कम्युनिटी रीजनल आइडेंटिटी अलग है, तो आप वहां उर्दू बोलिए, हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा कल्चरल प्लेस, कल्चरल आइडेंटिटी, जियोग्राफिकल लोकेशन पूरा अलग है। हम नहीं मानेंगे उर्दू भाषा को अपनी मातृभाषा, हम बांग्ला को मानेंगे। ठीक है। तो इसी मुद्दे पे 1954 में कुछ ऐसे हादसे हुए जहां पे बांग्लादेशी में, मतलब बांग्लादेश में ढाका में कुछ किलिंग्स हुई। जो स्टूडेंट्स थे, एक मूवमेंट चला था, बांग्ला लैंग्वेज मूवमेंट, अगर आप यहाँ देख सकते हो ये पूरा मुद्दा। तो कुछ लोगों की हत्या हुई, कुछ लोगों की जाने, कुछ लोग शहीद हुए। तो उन्हीं चीज़ों को एक ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बन गया था उस टाइम पे। और जब ये पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बन गया तो फिर लोगों ने कहा कि क्यों ना 21 फरवरी की जितनी भी सैक्रिफाइसेस थे, जो वहाँ के मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे लोग, उनकी जो सैक्रिफाइसेस थी वो व्यर्थ ना जाए, और हम सेलिब्रेट करते हैं 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको बात? ये एक बहुत ही अननोन फैक्ट है जिसको शायद आप नहीं सुने होंगे, लेकिन आज आप सुनिएगा कि यही रीज़न था 21 फरवरी को यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था 1999 में कि 21 फरवरी विल बी नोन एज नाउ इंटरनेशनल मदर डे लैंग्वेज, एंड द वर्ल्ड हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग सिंस 2000। तब से हमारा ये दुनिया, ये पूरा विश्व 21 फरवरी को ये मनाता है। तो इसका श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है उन शहीदों को, उन बांग्लादेश के उन मूवमेंट्स में जो पार्टिसिपेट किए थे लोगों को, जिसकी वजह से, जिनकी जान गई, जिस मूवमेंट में उन्होंने अपने आइडियोलॉजी को मेंटेन कर रखा। और आज इसी मूवमेंट की वजह से बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज बांग्ला है, उर्दू नहीं है। ठीक है। और ये रफ़ीकुल इस्लाम ने थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई आप ऐसा करिए। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग रंग रूप है इनका, लेकिन फिर भी इनके रंग रूप से पता चलता है इनकी कल्चरल आइडेंटिटी क्या होगी। तो उसी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए मदर लैंग्वेज डे की स्थापना हुई। और वो अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करें तो भारत दोस्तों, हमारा देश एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां पे सबसे ज्यादा रीजनल लैंग्वेज है और वो बोली जाती हैं। ठीक है। कहा जाता है कि लगभग 6000 ऐसी भारत में लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं जिनको बोली जाती हैं। और उनमें से लगभग 2200 या 2300 ऐसे हैं जो कि वुल्नरेबल हैं, जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। ठीक है। और ये कई सारे वजह हैं इनकी एक्सटिंक्ट क्यों होती हैं। या तो आपको शर्म आ रही है अपने मदर टंग में बात करने में, या तो आपको वेस्टर्न कल्चर इतना पसंद आ रहा है कि आप बोलने में शर्मा रहे हैं अपने मदर टंग, या फिर आपके यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपकी रीजनल, आपकी मदर टंग लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, वो वेस्टर्नाइजेशन के लैंग्वेज को प्रेफर दे रहा है, या फिर जो सोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास जो अवेलेबल हैं, वो वेस्टर्नाइजेशन या अदर लैंग्वेजेस में है, हमारे रीजनल लैंग्वेज में नहीं है। तो ये सारे कुछ बैरियर्स हैं जो कि मदर टंग लैंग्वेज को एक्सटिंक्ट होने पे मजबूर कर रहे हैं, वुल्नरेबल होने पे मजबूर कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन हम एक स्ट्रक्चरल वे में लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट, व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट, सॉरी। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इट टॉक्स अबाउट हियर दैट इंडिया इज अ होम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड थाउजेंड्स ऑफ डायलेक्ट। ठीक है। many making its linguistic and cultural diversity of the most unique in the world. गुलजार साहब का एक शेर था उर्दू ज़बान के ऊपर, उसमें उन्होंने एक लाइन बोली थी और वो लाइन बहुत ही पावरफुल है। उन्होंने कहा था कि कभी कोई मुसाफिर यूं राह में चलते शेर पढ़ दे गालिब का, तो यही लगता है वो मेरे वतन का है।
तो इससे मैं कुछ भी रेफर कर सकता हूँ। या फिर कभी कोई मुसाफिर, कभी कोई हमसफ़र संस्कृत बोल दे, या फिर कालिदास का या फिर कबीरदास का कोई दोहा पढ़ दे, तो यही लगता है कि वो मेरे वतन का है, वो मेरे घर का है, वो मेरे गांव का है, राइट। तो कितना फ़र्क पड़ता है एक लैंग्वेज से, कितना फ़र्क पड़ता है एक कल्चरल आइडेंटिटी आपकी जब रिवील होती है। तो जब आप कभी बाहर जाते हो, इंडियन स्टेट में भी, बाहर, इंडिया के बाहर तो छोड़िए, जब आप इंडियन स्टेट में भी किसी अपने कल्चर से दूर कभी बाहर जाते हो, मतलब कि जब नॉर्थ लोग साउथ में जाते हैं, जब साउथ लोग नॉर्थ में आते हैं, या फिर ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट में आते हैं, तो वहाँ पे जब आपको आपके लोग मिलते हैं तो आप उन्हीं के साथ उठना बैठना अच्छा पसंद करते हो। क्यों? क्योंकि वो मैचिंग होती है, वो कल्चरल आइडेंटिटी होती है, ठीक है। ताकि वो आपकी भाषा समझ सकते हैं, वो एक कनेक्शन होता है मदर टंग से, लैंग्वेज से, ठीक है। जब कभी आपको चोट लगी ना, जब कभी आपको बहुत दर्द होता है, या जब आप बहुत खुश होते हो, तो हमारी मदर लैंग्वेज अंदर से निकल के आती है, जो मातृभाषा है ना, वो निकल के आती है, वो एक्सप्रेशन होता है, दैट इज अ नेचुरल एक्सप्रेशन। और वही बात की गई है इस पूरे के पूरे आर्टिकल में। यहां यह कहा गया है कि जब आप मदर टंग वाली भाषा में कोई चीज समझा रहे हो, एडुकेट कर रहे हो, टेक्नोलॉजी उस चीज में अगर हम करें, तो फिर जो गैप्स है, लर्निंग गैप्स है, सिस्टम गैप्स है, वो कम हो सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे एक ऐसा टूल है, एक ऐसा शस्त्र है, एक हथियार है, जिसको अच्छी तरीके से यूज करके इसके बैरियर्स को खत्म किया जा सकता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं आपसे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप ऐसे डेवलप हो चुके हैं जहां पे आप एक बार बोलो, कुछ भी बोलो हिंदी में, तो वो स्पेनिश ट्रांसलेट कर देगा, वो मतलब और भी किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं वो, राइट। सो टेक्नोलॉजी इफ यूज्ड इन अ वेरी पोटेंशियल मैनर, देन इट कैन डेफिनेटली रिड्यूस द एडुकेशनल इंफॉर्मेशनल गैप। यही बात टोटल इस पूरे के पूरे मुद्दे, इस पेज में कही गई है, ठीक है। दिस ईयर सब्जेक्ट, इस साल का सब्जेक्ट क्या था? अच्छा, इस साल की जब हम बात कर रहे हैं 2021 तो 2022, तो 2021 का सब्जेक्ट क्या था दोस्तों? वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। नहीं भी याद है, सर्च करके गूगल मार लेना तो याद हो जाएगा। बहुत डिफरेंट नहीं था, ऐसा ही था, सिमिलर था, ठीक है। इस साल का जो है थीम है वो टैपिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, ठीक है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, तो इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, जैसा कि हमारा मेंस आंसर हमसे पूछता है, राइट। सो बेसिकली इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंस टू अस, ठीक है। जो कंसेप्ट है ना, जो रोल है टेक्नोलॉजी का, वो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन में बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। इनफैक्ट जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत फर्क आता है इस पे, क्योंकि इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इक्विटेबल, मतलब ये सारी जो पैरामीटर्स हैं वो एक्सपीरियंस होती है एजुकेशनल के मामले से, ठीक है। जो एम है हमारे इंटरनेशनल मदर टंग डे का, वो यही है कि इट अचीव्स क्वालिटेटिव, इक्विटेबल, इंक्लूसिव एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, ठीक। जो डायरेक्टर हैं यूनेस्को की, डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे, उनका ये क्लियर मैसेज था कि टेक्नोलॉजी कैन प्रोवाइड न्यू टूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। सच टूल्स, फॉर एग्जाम्पल, facilitating their spread and analysis, allow us to record and preserve languages sometimes in the oral form. Alright? हमने देखा गया है कि कोविड-19 के सिचुएशन में दोस्तों, जब स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स निकल के आए, स्टूडेंट्स निकल के आए, एडुकेटर्स निकल के आए, जो कि अपनी लैंग्वेज में, कल्चरल भाषा में वो चीज़ें समझा रहे थे और लोग समझ रहे थे, ठीक है। दुनिया ऐसे चेंज हो गई, हफ्तों में पता ही नहीं चला, और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए भी नहीं थे, हाँ, लेकिन जो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल डिवाइड है, उसको हम खत्म कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो जो डिजिटल डिवाइड है वो अगर खत्म हो जाए तो ये टेक्नोलॉजी और जो लर्निंग में जो गैप है वो कम हो सकता है। जैसे केरला एक ऐसा राज्य है इंडिया में जहां पे सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज किया जाता है। गांव गांव, शहर शहर, गली गली में लोग इंटरनेट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स है, वहां पे एडुकेटेड हैं,
अवेयर हैं, तो डिजिटलाइज्ड हैं, डिजिटल मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अवेयरनेस है। यही अवेयरनेस अगर पूरे इंडिया में रहे, वो फैसिलिटी रहे, तो गैप कम हो सकता है। ठीक है। To underscore the importance of mother tongue in laying foundation in intellectual development, I have always linked into eyesight and spectacles to the other language. कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक तरीके से एक आईना, चश्मा है समाज का। अगर आपकी आईसाइट ही नहीं रहेगी तो फिर आप चश्मा पहन के क्या करोगे? ठीक है, मतलब कि अगर लैंग्वेज ही नहीं रहेगी तो फिर आप अपना कल्चर, आप अपनी आइडेंटिटी, आप अपनी वैल्यूज वो दिख ही नहीं पाएगी एक्चुअली, बेसिकली। ठीक है, सो ये अप्रोच था। और जहाँ पे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो ये इंश्योर करती है कि जो क्लास 5 तक के बच्चे हैं और लेट्स से कि क्लास 8 तक के जो बच्चे हैं, उनके यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो मदर टंग लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किए जाएं। ठीक है, यहाँ पे एक रोड मैप भी बनाया गया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इट सीक टू टेलर दी टीचिंग एक्सपीरियंसेस। ओके, नाउ it is important to bear in mind that the survey conducted by All India Council for Technical मतलब AICTE का जो सर्वे था उसमें यह पाया गया था कि लगभग 83,000 स्टूडेंट्स में से 44% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हम इंजीनियरिंग अपने मदर टंग में करेंगे। ठीक है, तो हम अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल में ये बात की गई है, यहाँ पे मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रेडिक्शन, ये सारी बात की गई है। ओके, मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, तो होना चाहिए सबका साथ सबका विकास। इस मामले में कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जैसे कि स्टडी वेब्स एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट्स, जो कि 8 से 10 लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, चाहे तमिल, कन्नड़, बंगाली, मलयाठी, गुजराती, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, सो हमारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी भी जो ये अप्रोच ले आने की कोशिश कर रही है कि एक सब्जेक्ट भिन्न भिन्न अलग अलग लैंग्वेजेस में पब्लिश होने चाहिए। ठीक है, कल्चरल गैप कम होगा, समझ में ज्यादा आएगा, लोगों को तुरंत समझ में आएगा, सो दैट एंड दे कैन फॉर्म देयर ओपिनियन इन देयर ओन लैंग्वेज। ओके, एडिशनली मदर टंग में पढ़ने से क्या होता है कि इट इज अ कोर बिल्डिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड आइडेंटिटी। ठीक है, एक कंटेंटमेंट फील होता है जब हमें सारी चीजें समझ में आती हैं। तो सो वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन नॉट टू मिस्टेक कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश। ये पेरेंट्स को इंश्योर करना पड़ेगा, ये बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि भाई अंग्रेजी बोलने से कोई बहुत विद्वान या किसी की इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं पता चलता। ठीक है, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल हैं लाइफ में। ठीक है, अंग्रेजी, इंग्लिश एक मीडियम है, इट्स जस्ट अ कम्युनिकेशन जैसे कि अदर लैंग्वेजेस हैं, एक कॉमन मीडियम है। ठीक है, हाँ, रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश का होना जरूरी है, लेकिन इंग्लिश एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम है। इससे आप किसी की सफलता से या किसी के इंटेलेक्चुअल लेवल मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, एम्यूलेट टू एग्जाम्पल्स, जैसे कि कुछ कंट्रीज जैसे जापान, चाइना, कोरिया, ये सारे कंट्रीज हैं जो कि बहुत काम करते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज के ऊपर। बहुत इनके गेम्स होते हैं, इनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनकी पॉलिसीज होती हैं, सब कुछ अपनी भाषा में ये इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, 2018 के सेंसस के हिसाब से 19,500 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट हैं भारत में, जहां पे 121 लैंग्वेज आर स्पोकन बाय मोर देन 10,000 पीपल, मतलब ये ट्राइब्स वगैरह में भी हो सकते हैं। और लगभग 196 लैंग्वेज आर कंसिडर्ड एज इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, सो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड गिव्स राइट टू कंजर्व देयर लैंग्वेज एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 20 भी यही कहता है कि लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, प्रोवाइड्स फॉर यूज ऑफ हिंदी और इंग्लिश फॉर ट्रांसलेशन ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ये राइट देता है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में हैं वो अपने लैंग्वेज में, अपने मदर टंग में वो बातें एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, ये 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेज का रिकॉग्निशन है, आप सब जानते हैं। और 2009 का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, उसमें ये कहा गया था कि अगर मुमकिन हो सके तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं राइट टू एजुकेशन में, वो चाइल्ड मदर टंग में होनी चाहिए। ओके,
ये हैं कुछ क्वेश्चंस दोस्तों, जिसको आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए क्या क्वेश्चंस बनेंगे। सो वी विल मूव ऑन फर्दर। ठीक है, ये क्या है आर्टिकल 350A और फिर ये मेंस का क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। ओके, ये मैंने इसलिए लगा रखा है कि दो चीजें थी। एक तो एग्री सब सेक्टर, ठीक है, ये मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें कवर कर रखा है ओपेड एनालिसिस में, हाउ एग्री सेटअप स्पेंडिंग विल बूस्ट फार्म इनकम। ठीक है, और एक ये है डेमोक्रेटिक जो पशुपालन के ऊपर था, लाइव स्टॉक मिशन के ऊपर था। तो ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम ऑन इक्वल फूटिंग। ये आर्टिकल काफी अलग था, काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको कवर किया है कि देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म एनर्जी टैरिफ एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एंड अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी। ठीक है, आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल ये कहता है कि भारत की जनता, भारत की पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ है। ठीक है, एंड इट इज द वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल के चांसेस हैं। लेकिन क्या ये ग्रोथ पोटेंशियल इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं हर स्टेट को? नहीं। इनका ये कहना है कि डू ऑल स्टेट्स गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, डिफरेंशिएट किया है इन्होंने लो इनकम स्टेट्स वर्सेस हाई इनकम स्टेट्स। किन मामलों में डिफरेंशिएट किया है? पावर के मामलों में डिफरेंशिएट किया है, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में डिफरेंशिएट किया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, यूनियन सब्जेक्ट है, या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है? किस में आता है? ठीक है, ये आप वीडियो पॉज करके कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लो इनकम स्टेट्स दे आर डिप्राइव्ड ऑन मेनी फ्रंट्स। कौन कौन से हैं लो इनकम स्टेट्स? जैसे कि बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, इनके पास लो पावर अवेलेबिलिटी है। ठीक है, हाई एनर्जी कॉस्ट इनको पे करनी पड़ती है, क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी कम है, लो इन्वेस्टमेंट है यहां पे। ठीक है, ये किसकी वजह से आया है? क्योंकि एक्सेस 15% ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, barely 5% of total industrial credit and share its population 43%। ये 4-5 स्टेट्स मिला के पूरे भारत की 43% की पॉपुलेशन करते हैं, लेकिन इनकी क्रेडिट सिस्टम, इनकी जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट सिस्टम बहुत कम है। द मैक्सिमम बेनिफिट आत्मनिर्भर पैकेज 20 लाख करोड़ ऑल्सो वेंट टू बी HIS एज दे हैव इतना। मतलब कि आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज था वो भी हाई इनकम स्टेट्स को सबसे ज्यादा जाता है। अब हाई इनकम स्टेट्स कौन कौन से हैं? ये है हमारे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहां पे सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, जहां पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, जहां पे सबसे ज्यादा पावर का सप्लाई, कंजम्पशन सप्लाई है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान देनी होगी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यहां होता है। ठीक है, इन 5 स्टेट्स में। ठीक है, लेकिन यहां की पॉपुलेशन मात्र 32% है। ओवरऑल पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में से 32% कॉन्स्टिट्यूट यहां करती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फंडिंग इनको मिलती है, सबसे ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटी, बैंक वगैरह, इन्वेस्टमेंट बाहर की सब यही होती है। तो डिवाइड है। ठीक है, इक्वल नहीं है ये लोग अभी भी। ओके, so does power play any role in disparity? Yes, it does play a role in disparity, क्योंकि among other reasons, availability of adequate power quality at the cheapest rate attracts investment, either private or public of particular location। जैसे गुजरात हो गया, ढेर सारी फैक्ट्रीज हैं। जैसे कर्नाटका हो गया, ठीक है, जैसे केरला हो गया, वो उसके नदी के पार हैं और बहुत सारे ऐसे डैम्स हैं, बहुत ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट के लिए चीप लैंड मिल जाता है वहाँ पे, और पावर सप्लाई बहुत कम पैसों में होती है, तो इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है वहाँ पे। वेयर एज वही चीज़ यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा कॉस्ट लेती है। ठीक है, यही वो चीज़ बताई गई है। इलेक्ट्रिसिटी इन एंड कॉमर्स अकाउंट फॉर 50%। एनर्जी इंडिया आउटलुक कंक्लूड करती है कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस वेरी नॉट जस्ट अमॉन्ग एंड यूजर्स बट ऑल्सो बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, मैं दिल्ली में हूँ और कोई नोएडा में है, तो वहाँ पे एक आपको फर्क दिखेगा इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन में, उनके प्राइसेस में। कोई गाजियाबाद में है, कोई केरला में है, तो प्राइसेस का फर्क दिखेगा। किसी को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, कोई 10 गुना ज़्यादा पे करता है, कोई बहुत कम पे करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये जो एलिमिनेट हमें हटानी होगी वो ये है कि
द फर्स्ट थिंग टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन इन पावर सेक्टर इज हाइडल पावर, क्योंकि ये बहुत चीप प्राइसेस पे मिलता है। हाइडल पावर को हमें डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा प्राइस के मामले में, ठीक है। तभी हम वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी के मामले पे जा सकते हैं, तभी हम वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस के मामले में जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है बहुत वाइब्रेंट है, ठीक है। स्टेट्स विथ हैव हायर पावर परचेजिंग कॉस्ट फेस द डिफिकल्टी ऑफ मेकिंग एनर्जी ट्रैफिक कंपटीशन बाय पेइंग हाई सब्सिडीज, जैसे यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है। देयरफॉर द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इज इन द प्रोसेस टू इम्प्लीमेंटिंग अ फ्रेमवर्क ऑन द मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच और मूविंग टूवर्ड्स वन नेशन वन ग्रिड वन प्राइस, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को हम जीएसटी के अंदर ले आएंगे, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम यूनिफॉर्म कॉस्ट द पावर सेक्टर ऑल्सो नीड यूनिफॉर्मिटी इन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ठीक है। जो एसोसिएशन बिटवीन इनकम एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज डायरेक्ट, ठीक। HIS मतलब कि हाई इनकम स्टेट्स जो हैं वो कंज्यूम करते हैं हाई प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे आपको बताया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, भारत सरकार 2021 के रिपोर्ट में 6 राज्य कंज्यूम्स 50% ऑफ टोटल इंस्टॉल पावर। आप समझ सकते हैं 50% मात्र 6 स्टेट्स में जाती है और 32% बाकी के पॉपुलेशन जो कि 50% एनर्जी कंज्यूम करती है। तो बहुत वेरिएशन है, ठीक है। कॉन्ट्ररी 6 backward states only get 25% of power through their share of 43%. Therefore, it is clear that the substantial proportion of the power cost incurred in high income state also borne by LIS, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मेंशन करनी पड़ेगी हमें। नाउ अब है देयरफॉर इन ऑर्डर टू अटेन, यहां पे कंक्लूड किया हुआ है कि देयरफॉर इन ऑर्डर टू अटेन द इकोनॉमिक ग्रोथ द स्टेट शुड रेज द इशू ऑफ यूनिफॉर्म ट्रैफिक, और इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। सो एक रैशनल टैक्स डिवोल्यूशन होना चाहिए, एक जीएसटी के अंदर आना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, और तीसरा जो है जो हमारा हाइडल पावर है उसके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमें खत्म करनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये बताएंगे कमेंट करके कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इज अ स्टेट और यूनियन सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आज का एडिटोरियल और ओपेड एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। 2 आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट थे और बहुत रिच कंटेंट था। पूछे गए क्वेश्चंस पे आप प्लीज कमेंट करके बताइए। तब तक हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट कल के ओपेड एनालिसिस में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।